दोस्तों, अपनी लाइफ में हर किसी के लिए कुछ नया सीखना आसान नहीं होता है। कुछ लोगों के लिए ये एक मजेदार एक्टिविटी हो सकती है, तो कुछ लोगों के लिए ये लाइफ का सबसे बोरिंग काम भी हो सकता है। लेकिन लोगों के बिहेवियर को जानना समझना हर किसी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हो सकती है। आगे ऑथर जो बात हमें कहने जा रहे हैं उसके बारे में आपने शायद पहले भी कहीं से सुन रखा होगा, क्योंकि ये हम सभी की लाइफ का रियल फैक्ट है। ऑथर कहते हैं कि जो हम पढ़ते हैं उसका केवल 10% ही हम लॉन्ग टाइम के बाद याद रख पाते हैं। जो हम सुनते हैं उसका 20% ही हमें याद रहता है, और जो हम देखते हैं उसका लगभग 30% हमें याद रह पाता है। इसी तरह हम सुनने और देखने की प्रोसेस में एक साथ इन्वॉल्व होते हैं तो उसका 50% तक हमें लंबे वक्त तक याद रह जाता है। जैसे कि किसी मूवी को देखने के बाद हमें वो मूवी की कुछ बातें सालों के बाद भी याद रहती हैं। इसी तरह जिन एक्टिविटी में हम खुद इन्वॉल्व होते हैं उसका 70% जितना हमें याद रह जाता है, और आखिरी में जो हम सुनते हैं, देखते हैं और साथ में करते भी हैं उसका 90% जितना हिस्सा हम कभी नहीं भूल पाते। ऑथर आगे बताते हैं किसी के बिहेवियर पैटर्न को स्टडी करने के केस में ये मॉडल बहुत काम आता है। लोगों के बिहेवियर पैटर्न को इस किताब की समरी सुनने के बाद शुरू में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन दोस्तों ये किसी नई लैंग्वेज को सीखने जैसा ही है। किसी भी लैंग्वेज को हम आजकल ऑनलाइन सोर्सेज के थ्रू आसानी से सीख सकते हैं, लेकिन उसमें फ्लुएंट होने के लिए हमें उस लैंग्वेज के किसी एक्सपर्ट या नेटिव स्पीकर के साथ रेगुलर बात करना जरूरी हो जाता है। तो चलिए आगे जानते हैं ऑथर हमें बिहेवियर पैटर्न के बारे में और कौन सी नई बातें बताते हैं। दोस्तों, आगे ऑथर हमें डिफरेंट कलर जोन से रिलेटेड लोगों की बॉडी लैंग्वेज के बारे में बातें बताते हुए कहते हैं कि इंसान के एक्शंस, रिएक्शंस और मूड के अनुसार उसकी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज होती है। बॉडी लैंग्वेज समझने के लिए कोई बहुत भारी टर्म नहीं है, ये एक तरह से किसी भी इंसान का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। बॉडी लैंग्वेज के पीछे कोई रॉकेट साइंस काम नहीं करती। कई बार बायोलॉजिकल सिमिलैरिटी होने के बाद भी एक ही फैमिली के दो मेंबर्स की बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हो सकती है, और ऐसा होने के पीछे कारण उनका किसी अलग अलग कलर जोन से रिलेटेड होना ही होता है। वैसे बॉडी लैंग्वेज को सोशल और कल्चर फैक्टर भी अफेक्ट करता है। आइए इस बारे में कुछ और डिटेल्स में कुछ और जानते हैं। पहली बात है हमारे जेस्चर्स को लेकर। अगर कोई इंसान बात करते हुए बार बार शोल्डर हिलाता है और उसके साथ बातें करते हुए हम भी ऐसा करें, तो कहीं ना कहीं वो इंसान हमें उसके साथ कनेक्टेड समझने लगता है और उससे हमारा कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसी तरह अगर वो अपने हाथों को यूज करके खुद को एक्सप्रेस करता है तो हम भी ऐसा करके उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। दूसरी बात है बॉडी पोस्चर्स के बारे में। जिस पोस्चर में सामने वाला इंसान खड़ा या बैठा है, अगर हम उसी बॉडी पोस्चर को मिरर करें तो ये रैपर्ड बिल्डिंग के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकता है। जैसे कि अगर उसने अपने हाथ फोल्ड करके रखे हैं तो हम भी उसके साथ बात करते हुए अपने हाथ फोल्ड कर सकते हैं। तीसरी बात है टिल्स एंड नॉट्स को लेकर। हम जिसे बात कर रहे हैं हमें उसे नोटिस करके ये जानना है कि वो किस इमोशन के साथ अपनी गर्दन को किस डायरेक्शन और एंगल में घुमाता है। उसे फॉलो कर हम उसके साथ सिंक्रोनाइजेशन का हिस्सा बन सकते हैं। चौथी बात है फेशियल एक्सप्रेशन और ब्रीदिंग वाली। अगर कोई इंसान बात करते हुए स्माइल करता है तो हम भी उसे स्माइल देकर उसे फील गुड करवा सकते हैं। अगर वो कोई बात करते हुए आंखें बड़ी करके सरप्राइजिंग वाले एक्सप्रेशन देता है तो हम भी वो ही कर सकते हैं। ऑथर तो हमें ये भी कहते हैं कि बिहेवियर पैटर्न को सिंक्रोनाइजेशन करने के इस प्रोसेस में हम दूसरों के ब्रीदिंग पैटर्न को भी मिरर कर सकते हैं। इसे हम डिटेल में एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। बच्चों का अपने पेरेंट्स के साथ रैपर्ट बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन यहाँ ये बात भी उतनी ही सच है कि बच्चा अपने पेरेंट्स में से या तो माँ के ज्यादा करीब होता है या अपने डैड के। जिसके साथ उसके इमोशंस, फीलिंग्स और इंटरेस्ट ज्यादा मैच होते हैं वो उनकी कॉपी करने लगता है। किसी को कॉपी करने के प्रोसेस को मिररिंग कहा जाता है। हम अभी यहाँ बात बिहेवियर पैटर्न को सिंक्रोनाइजेशन की कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि बच्चे का फैमिली में अपने डैड के साथ ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग है तो वो अपने डैड को कॉपी करने की कोशिश करेगा। उसके डैड को यदि क्रिकेट खेलने और देखने का बहुत शौक है तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली क्रिकेट में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा। इस तरह दोनों के इंटरेस्ट और ज्यादा मैच होने लगेंगे, और जब अच्छी रैपर्ट और बॉन्डिंग के साथ एक दूसरे के इंटरेस्ट भी मैच होना शुरू हो जाते हैं तो उसी प्रोसेस को सिंक्रोनाइजेशन कहा जाता है। यही बात हमारे फ्रेंड सर्कल पर भी अप्लाई होती है।
हमारे सर्कल में हमारे बहुत से दोस्त होते हैं, लेकिन उनमें एक या दो के साथ ही हमारी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। इसका कारण सिंक्रोनाइजेशन ही होता है। दो लोग आपस में दोस्त तब ही बनते हैं जब उनके इमोशंस और फीलिंग्स आपस में मैच होते हैं और जब उनके इंटरेस्ट, लाइक्स और डिसलाइक्स आपस में सिंक्रोनाइज होने लगती हैं, तो दो दोस्तों के बीच ये बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि किसी को कॉपी करना तो गलत बात है। ऐसा करने से किसी को बुरा भी लग सकता है और उसके साथ हमारे रिलेशन बिगड़ भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नकल करना और मिररिंग करना दोनों अलग अलग बातें हैं। जब हम किसी की नकल करते हैं तो हमारा मोटिव उस इंसान को चिढ़ाना होता है, और जब हम किसी को मिररिंग करते हैं तो हमारा मोटिव उस जैसा बनना होता है या उसकी क्वालिटीज को अपने अंदर अडॉप्ट करना होता है। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप बॉडी लैंग्वेज को रीड करने की कोशिश करें तो ये भी जानने की कोशिश करें कि वो इंसान किस इंसान से इन्फ्लुएंस्ड है। अब सवाल ये उठता है कि बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड इन बातों को किसी भी इंसान के कलर जोन से कैसे रिलेट किया जाए। तो दोस्तों, इसका जवाब अगले एपिसोड में है। बने रहिए कुकू एफएम के साथ, सुने जो मन चाहे। दोस्तों, अब तक हमने इंसान के बिहेवियर पैटर्न को लेकर कलर जोन और बॉडी लैंग्वेज के बारे में बहुत सी बातें जानी। ये सब बातें जान लेने के बाद यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात बता देना बहुत जरूरी है, और वो बात है कि बॉडी लैंग्वेज कलर जोन की तरह जेनेरिक नहीं होती है। ये इंडिविजुअल स्पेसिफिक होती है। यहाँ ऑथर हर कलर जोन से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक बॉडी लैंग्वेज के बारे में हमें बता रहे हैं। आइए सुने क्या कहते हैं थॉमस एरिक्सन इस बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं रेड कलर जोन से। ऑथर का यह ऑब्जर्वेशन है कि इस कलर जोन के लोग दूसरे लोगों से प्रॉपर डिस्टेंस बनाकर खड़े होते हैं। जब ये किसी से हैंडशेक करते हैं तो वो बहुत ही जोश भरा होता है, लेकिन हार्टली बिल्कुल भी नहीं होता है। बातें करते हुए ये लोग बराबर आई कांटेक्ट बनाकर रखते हैं। किसी से आर्ग्यूमेंट करते हुए ये अग्रेसिवली आगे की तरफ बार बार झुकते हैं। स्माइल देने में भी ये लोग बड़े कंजूस होते हैं। इनके चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जैसे ये सभी पर कंट्रोल करना चाहते हैं। ये लोग अगर किसी के साथ डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं भी हैं, तो भी ये उन लोगों को बीच बीच में इंटरप्ट करते रहते हैं। किसी को पॉइंट आउट करने में ये लोग बहुत ही रूड होते हैं। रेड कलर जोन वाले लोगों की वॉइस बहुत ही कमांडिंग और लाउड होती है। किसी भी सिचुएशन में ये डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन दूसरे लोगों को उनके काम से डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी एबिलिटी रखते हैं और उसका यूज भी करते हैं। ये लोग बहुत ही ज्यादा स्पीड में बोलते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल रेड कलर जोन वाले लोगों की बॉडी लैंग्वेज के हैं, जिसे आप ऑब्जर्व कर बड़ी ही आसानी से रेड कलर जोन वाले लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और चलिए अब बात करते हैं येलो कलर जोन वाले लोगों की बॉडी लैंग्वेज की। इस कलर जोन के लोग काफी टचिंग होते हैं, मतलब अपने किसी खास दोस्त या रिलेटिव से बातें करते हुए ये उसके हाथ या कंधे को बार बार टच करते रहते हैं। ये लोग काफी रिलैक्सिंग और जॉली मूड में होते हैं। इनका आई कांटेक्ट बहुत ही फ्रेंडली होता है। इन लोगों को एक दूसरे से काफी नजदीक खड़े होकर बातें करना पसंद होता है। इन लोगों की सबसे बड़ी आइडेंटिटी इनकी स्माइल होती है। बिना किसी कारण के भी इनके चेहरे पर स्माइल देखना बहुत ही नॉर्मल सी बात होती है। ये लोग बातें करते हुए जोक्स कहना पसंद करते हैं। ये लोग अपने आप को हमेशा बहुत सिक्योर फील करते हैं। किसी अनजान इंसान के घर जाकर आराम से सोफे पर बैठने में भी इनको कोई झिझक नहीं होती है। इनकी लाइफ एक खुली किताब की तरह होती है, मतलब कि ये किसी से कोई बात नहीं छिपाते। इनकी आवाज बड़ी ही एनर्जेटिक होती है। इनकी आवाज में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी फील होता है। इनकी आवाज में एम्पैथी साफ नजर आती है। ये लोग या तो पूरी तरह बातें करते हुए लोगों की फीलिंग से जुड़ते हैं या पूरी तरह से नहीं जुड़ते। इनके केस में 50-50 वाला मामला नहीं होता है। किसी भी सिचुएशन में इनकी आवाज नोटिसेबल होती है। रेड कलर जोन के लोगों की तरह इनके भी बोलने की स्पीड तेज होती है, लेकिन बोलते वक्त इनकी आवाज में पीस महसूस होता है। तो दोस्तों, अभी बताए गए इन कुछ तरीकों से आप येलो कलर जोन वाले लोगों को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और चलिए अब चलते हैं ग्रीन कलर जोन वाले लोगों की बॉडी लैंग्वेज की तरफ। येलो कलर जोन वाले लोगों की तरह ही ये भी काफी रिलैक्स्ड नजर आते हैं। बातें या आर्ग्यूमेंट करते वक्त इन्हें पीछे झुकने की आदत होती है। इनका आई कांटेक्ट भी बहुत ही फ्रेंडली होता है। इस कलर जोन के लोग बहुत से लोगों के ग्रुप में खुद को कंफर्टेबल फील नहीं करते। किसी भी पार्टी में ये लोग बहुत ही ज्यादा रिजर्व्ड होते हैं। ये लोग अपनी फीलिंग्स को छिपाने की कोशिश करते हैं।
लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाते। अगर ये लोग किसी बात को लेकर डिस्टर्ब हों या कहीं अनकंफर्टेबल फील कर रहे हों तो ये सभी की नजर में बड़ी ही आसानी से आ जाते हैं। येलो कलर जोन के लोगों की तरह ये भी बड़े टचिंग होते हैं। बातें करते हुए किसी को टच करना इनको अच्छा लगता है और दूसरों से भी ये ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन ये अपने पर्सनल स्पेस को लेकर बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव भी होते हैं। इन लोगों को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इनकी स्माइल बहुत ही इनोसेंट और नेचुरल होती है। अपने जान पहचान वालों से मिलते वक्त ये काफी फ्रेंडली होते हैं, लेकिन वहीं किसी स्ट्रेंजर के साथ ये ज्यादा फ्रेंडली बिहेवियर नहीं करते। जैसे जैसे इन लोगों का ट्रस्ट डेवलप होता जाता है, ये लोग खुद आगे होकर दूसरे लोगों से बातें करना शुरू करते हैं, लेकिन ये ऐसा केवल ट्रस्ट डेवलप होने के बाद ही करते हैं। ग्रीन कलर जोन वाले लोगों की आवाज की बात करें तो इनकी आवाज कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। अगर ऐसे लोग किसी बड़े ग्रुप में भी बात कर रहे होते हैं तब भी इनकी आवाज धीमी ही होती है, जैसे कि ये केवल 1 या 2 लोगों से ना बातें कर रहे हों। इनकी आवाज बहुत ही सॉफ्ट और स्वीट, दिल को छू जाने वाली होती है। ये लोग बहुत ज्यादा स्पीड में ना बोलकर थोड़ा स्लो पेस में बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए ब्लू कलर जोन वाले लोगों की बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं। इस कलर जोन के लोग दूसरों के साथ एक सेफ डिस्टेंस रखना पसंद करते हैं। ये या तो सीधे खड़े होकर बातें करते हैं या बैठकर। बातें करते हुए इनको बार बार अपना बॉडी पोस्चर बदलना पसंद नहीं होता है। बातें करते हुए आई कांटेक्ट बनाकर रखते हैं ये लोग, लेकिन चेहरे पर इमोशन की कमी होती है। ऐसे लोगों की बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होती। किसी से बातें करते हुए इनकी आंखें या हाथ पैर में कोई खास मूवमेंट नहीं होता। इनका चेहरा हमेशा एक्सप्रेशन लेस होता है। ग्रीन कलर जोन वाले लोगों की तरह ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनना चाहते, लेकिन ये खुद को छिपाने की कोशिश भी नहीं करते। इन लोगों को अपना पर्सनल स्पेस बहुत प्यारा होता है और ये लोगों से इसी वजह से डिस्टेंस बनाकर रखते हैं। इन लोगों की आवाज ना ही स्ट्रांग होती है और ना ही वीक। ग्रीन कलर जोन वाले लोगों के कंपैरिजन में इनकी आवाज ठीक ठाक होती है। इनकी आवाज में भी किसी तरह का कोई उतार चढ़ाव नहीं होता है और ये लोग बहुत ही स्लो पेस में बातें करते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ एग्जाम्पल्स थे हर तरह के कलर जोन के लोगों की बॉडी लैंग्वेज के। इस किताब की बुक समरी सुनते हुए अब तक आप भी अपने आसपास इडियट्स की गिनती करना सीख ही गए होंगे। हम ये एपिसोड यहीं खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं कुछ नई बातों के साथ अपने अगले एपिसोड की तरफ। किसी इडियट ने कहा है, अगर तुम मेरी बातों से अग्री करते हो तो तुम इंटेलिजेंट हो, और अगर तुम मेरी बातों को डिसलाइक करते हो तो तुम इडियट हो। ऑथर का कहना है कि अगर हम इस बात को समझ गए हैं तो हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, और अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो हमें ये ऑडियो बुक समरी फिर से सुनने की जरूरत है। दोस्तों, हर इंसान का बिहेवियर सिचुएशन के अनुसार चेंज होता रहता है। अगर किसी को कंफर्ट फील करवाने के लिए हम भी अपना बिहेवियर बार बार चेंज करते हैं तो यकीनन हम उस गिरगिट की तरह हैं जो खुद को बुरी सिचुएशन से बचाने के लिए बार बार कलर बदलता रहता है। एक बात ध्यान देने जैसी है कि हम चाहे किसी भी कलर जोन में आते हों, लेकिन हमारा बिहेवियर कभी भी किसी भी कलर जोन के इंसान से एक्सैक्ट मैच नहीं करता, क्योंकि हम अभी अपने सोशल, कल्चरल और जेनेटिक डिफरेंस की वजह से हर तरह की सिचुएशन में अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। दोस्तों, ऐसा होना बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के बिहेवियर को अडॉप्ट करते रहते हैं। अब आप आगे कहेंगे, मैं किसी दूसरे का बिहेवियर कैसे अडॉप्ट कर सकता हूँ? लेकिन आप माने या ना माने, ऐसा हम सबके साथ होता ही रहता है। चाइल्ड अपने पेरेंट्स के बिहेवियर को अडॉप्ट करता है और पेरेंट्स अपने पेरेंट्स से उसे अडॉप्ट करते हैं। आसान शब्दों में अगर कहूँ तो अडेप्टेशन की ये प्रोसेस एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने की प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस कलर जोन के अनुसार हर इंसान में अलग अलग होती है। रेड कलर जोन वाले लोगों का दूसरे लोगों से ये एक्सपेक्टेशन होता है कि वो उनकी तरह ही हर काम फास्ट करें। रेड कलर जोन वाले लोगों का टेम्पो मैच करने के लिए हमें उनकी तरह ही फास्ट होना पड़ता है, और अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स जरूर क्रिएट होते हैं। रेड कलर जोन वाले लोग ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि उनसे कोई जो कुछ भी कहना चाहे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। इनसे जब कोई बात गोल गोल घुमाकर की जाती है तो ये लोग बड़ी जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। रेड कलर जोन वाले लोग रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, इसीलिए इनको रिजल्ट ओरिएंटेड बातें करना ही अच्छा लगता है। इन लोगों के साथ ट्रांसपेरेंट बिहेवियर रखना बहुत जरूरी होता है। ये लोग गलत बात सुन बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं, इसलिए इनके साथ पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करना ही बेनिफिशियल होता है।
रेड कलर जोन वाले लोगों के साथ डील करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशंस को अवॉइड किया जाए। ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होने पर भी ऐसे लोगों के साथ ठंडे दिमाग से काम लेने पर इनके साथ आसानी से डील किया जा सकता है। ठीक इसी तरह येलो कलर जोन वाले लोगों के साथ डील करना तब बेटर होता है जब वो अच्छे मूड में होते हैं। वैसे तो इस कलर जोन के लोग ज्यादातर अच्छे मूड में ही होते हैं, लेकिन इनके साथ मजाक मस्ती भरा वाला व्यवहार कर इनका दिल बड़ी आसानी से जीता जा सकता है। इन लोगों का टॉलरेंस लेवल बहुत हाई होता है, इसलिए इनके साथ हमें अपने टॉलरेंस लेवल को भी मैच कर लें तो बात सोने पर सुहागा जैसी हो जाती है। ऐसे लोगों को नई चीजें ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए एक्साइटमेंट इनकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है और इस फैक्टर को जब हम इनके साथ मेंटेन कर लेते हैं तो इनके साथ हमारे रिलेशन काफी अच्छे हो जाते हैं। इन लोगों के साथ बेस्ट डील तभी हो पाती है जब हम इन्हें ये एहसास दिला देते हैं कि हम इनके लिए आसानी से अप्रोचेबल हैं, तो ये हमारे बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। इन लोगों के साथ डील करते वक्त हमारा एक्टिव लिसनर होना बहुत जरूरी है। ये लोग किसी भी सवाल का जवाब बहुत डिटेल में देते हैं। लोगों के साथ ठीक से ट्यूनिंग जमाने के लिए पंक्चुअल होना और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होना इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऐसा नहीं होने पर ये उन लोगों पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। इन लोगों के साथ टीम वर्क करते हुए इनको ये रियलाइज करवाना भी बहुत जरूरी होता है कि ये अकेले ही टीम में काम नहीं कर रहे हैं। ये बहुत कमांडिंग होते हैं, इसलिए दूसरों पर अपनी पावर का यूज ज्यादा करते हैं। ऐसे में इन लोगों को ये रियलाइज करवाना बहुत जरूरी हो जाता है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ऐसे लोगों को नेगेटिव फीडबैक देने से पहले फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करना भी जरूरी होता है। इन कुछ टेक्निकल्स का यूज कर हम बड़ी आसानी से येलो कलर जोन वाले लोगों के साथ डील कर सकते हैं। ठीक इसी तरह ग्रीन कलर जोन वाले लोगों के लिए सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। इनसे डील करते वक्त इनको ये विश्वास दिलाना जरूरी होता है कि हम हमेशा इनके साथ हैं और डरने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे लोगों को किसी भी अननोन फैक्टर का डर बहुत ज्यादा रहता है। इनके साथ बेस्ट डील उनके उस फियर फैक्टर को दूर करने से ही हो सकती है। ग्रीन कलर जोन वाले लोगों के लिए फीलिंग्स भी सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं, इसलिए इनकी फीलिंग्स को सेटिस्फाई कर हम बड़ी आसानी से इनके साथ डील कर सकते हैं। ये लोग कभी भी अपने मन की बात किसी से खुद होकर नहीं कह पाते हैं। इनका अच्छा दोस्त बनने के लिए या इनके साथ अपने रिलेशन अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए हम सामने इनके मन की बात जानने की कोशिश करें तो ये और अच्छी तरह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी नेगेटिव फीडबैक देते हुए इन लोगों को ये फील करवाना भी बहुत जरूरी होता है कि हम इनको फिर भी पसंद करते हैं। ये अपने बारे में कोई भी फीडबैक सबके सामने लेना पसंद नहीं करते, इसलिए अगर इनको इनकी किसी गलती के लिए सबके सामने टोका जाए तो बात बिगड़ सकती है। इस तरह के लोगों के साथ बेस्ट डील तभी हो सकती है जब इनको बोलने का मौका दिया जाए। इस तरह इन कुछ टेक्निक्स का यूज कर हम ग्रीन कलर जोन वाले लोगों से बेस्ट डील कर सकते हैं। और आइए अब आगे बढ़ते हुए ब्लू कलर जोन वाले लोगों को कैसे हैंडल किया जाए इस बारे में कुछ जानते हैं। ब्लू कलर जोन वाले लोग किसी भी बात को लेकर बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर होते हैं। इनके साथ डील करने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि इनके साथ ट्रांसपेरेंट रहा जाए। इन लोगों को अपनी पर्सनल बातें किसी के साथ शेयर करना भी पसंद नहीं होता है और कोई अगर इनसे अपनी पर्सनल बातें शेयर करे तो भी इनको वो पसंद नहीं होता है। इसलिए पर्सनल मैटर्स के बारे में इनसे दूरी बनाकर चलने में ही समझदारी होती है। ये लोग बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक होते हैं और इनको पॉइंट टू पॉइंट बातें करना ही पसंद होता है, इसलिए इनके साथ कोई भी इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने से पहले वेल प्रिपेयर्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऐसे लोगों को ये एहसास दिलाना भी जरूरी होता है कि ये लोगों की फीलिंग से जुड़ना भी उतना ही जरूरी है जितना हम खुद की फीलिंग से जुड़े होते हैं। तो दोस्तों, इस तरह लोगों के बिहेवियर पैटर्न को अच्छी तरह समझकर उनकी बॉडी लैंग्वेज के कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखकर उनके साथ उनकी पसंद के अनुसार बिहेव करने से हम अपने आसपास इडियट्स को कम कर सकते हैं। अपनी बात पूरी करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगी कि अलग अलग कलर जोन से रिलेटेड लोगों में रेड और ग्रीन कलर जोन वाले लोगों का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और चैलेंजिंग हो सकता है और इसी तरह येलो और ब्लू कलर जोन के लोग एक ग्रुप में होने पर या साथ होने पर बड़ी मुश्किल से एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो पाते हैं। ये फैक्टर ध्यान में रखने से भी हमारे लिए लोगों के साथ डील करना आसान हो सकता है।
हर इंसान में कोई ना कोई एबिलिटी होती ही है, बस जरूरत उसे अच्छी तरह से समझकर उसके साथ उसके बिहेवियर पैटर्न के अनुसार डील करने की है। उम्मीद है आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी और इसमें बताई गई बातों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर आप लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप को और अच्छी तरह से मेंटेन कर